एवरीवन, मैं संगीता गोसाई हमेशा की तरह अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। तो हम पहले परावर्तन की घटनाओं को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि समतल दर्पण पर परावर्तन के पश्चात कैसे प्रतिबिंब बनता है। ये भाग 2 है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण। तो आपको जैसे पता है कि दर्पण किसे कहते हैं, तो कांच का एक टुकड़ा होता है जिसकी एक सतह जो है वो पॉलिश होती है, एक सतह चमकदार होती है। इसी तरह से अब हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण भी वैसे ही होते हैं, एक सतह पॉलिश होती है, दूसरी सतह जो है वो चमकदार होती है। फिर समतल दर्पण और गोलीय दर्पण में फर्क क्या है? किसी भी खोखले कांच के गोले को काट कर उसकी एक सतह को पॉलिश कर दें तो उसकी जो दूसरी सतह है वो परावर्तक तल में परिवर्तित हो जाती है। गोल कांच के टुकड़े को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। मेरे पास कांच की बॉल नहीं है तो मैं दो कटोरियों को मिला करके आपको एक एग्जाम्पल के रूप में समझाना चाहती हूँ। माना कि ये कांच की एक खोखली बॉल है जिसकी हमने बीच से एक हिस्सा निकाल दिया है। ठीक है, एक हिस्से को अंदर से पॉलिश कर दिया और ये वाला जो उभरा हुआ हिस्सा है ये चमकदार रहने दिया। चमकदार हम इस सतह को कहते हैं और पॉलिश हम इस सतह को कहते हैं। ठीक है, तो परावर्तक तल कौन सा हो जाएगा? ये उभरा हुआ भाग हो जाएगा। ये तो कहलाता है उत्तल दर्पण। और यदि हमने जो दूसरा हिस्सा है, माना कि हमने ये दूसरा हिस्सा लिया और उसे हमने अब की बार उभरे हिस्से को पॉलिश कर दिया और जो गहरी सतह है ये परावर्तक तल हो गई। परावर्तक मतलब जिस पर हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो ये वाला दर्पण कहलाएगा अवतल दर्पण। इससे भी और सिंपल वे में मैं समझाना चाहूंगी। अब आप समतल दर्पण, उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर अपने हाथ से समझ सकते हैं। माना कि आपका ये हाथ दर्पण है, यदि आप ऐसे देखते हो तो ये कहलाएगा समतल दर्पण। और यदि आप ऐसे देखती हो, ये चमकदार सतह हो गई, ऐसे देखती हो अपने आप को दर्पण में, तो ये हो गया अवतल दर्पण। और यदि आपका शीशा ऐसा है तो उभरे हुए भाग से आप अपने आप को देखते हो, तो ये हो गया उत्तल दर्पण। आज का जो मुख्य टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। तो इन परिभाषाओं को समझना आपका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इनमें से 1 या 2 नंबर के कभी कभी पूछे जाते हैं, एक परिभाषा पूछी जाती है, लेकिन यदि ना भी पूछी जाए तो ये आपके समझने के लिए अत्यधिक ज़रूरी है, क्योंकि ये आने वाले जो टॉपिक है जैसे कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के जो नियम हैं उनमें सहायक होती है। तो माना कि ये जो पूरा गोला है कांच का गोला है और इसे आपने हाफ काट लिया है और इस कटे हुए टुकड़े को अंदर से आपने पॉलिश कर लिया है। पॉलिश मतलब यहाँ पर आपने कलई कर ली है। तो ऊपर वाला जो तल होगा वो परावर्तक तल, ठीक है ना। ये जो तल है ये परावर्तक तल है और ये वाला कौन सा है? कलई वाला। जो पहली परिभाषा है वो है वक्रता केंद्र। तो जिस गोले को काटकर आपने गोलीय दर्पण बनाया है उसका जो सेंटर पॉइंट होता है ये वाला और ये वाला, इसे हम कहते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, तो ये पूरा गोला था जिसे काट करके गोलीय दर्पण बनाया गया है, उसका ये केंद्र है, इसे हमने वक्रता केंद्र कहा है। दूसरी परिभाषा है वो है वक्रता त्रिज्या। तो केंद्र से, वैसे भी किसी भी गोले पर केंद्र से परिधि तक जो दूरी होती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ गोलीय दर्पण पर C से जो यहाँ तक की दूरी होती है इसे हम P से दिखाते हैं। ये वाली दूरी कहलाएगी वक्रता त्रिज्या और जिसे हमने R से दर्शाना है। तीसरी परिभाषा है दर्पण का ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये गोलीय दर्पण का परावर्तक तल है अंदर वाला और इसके ये बाहर वाला। तो यहाँ पर जो बीच का जो बिंदु है ये वाला, ठीक है, तो इसे हमने दर्पण का ध्रुव कहा है। तो यहाँ पे ये लिख दो आप, इसका ध्रुव कहाँ पे है? ये रहा P। उत्तल दर्पण का ध्रुव ये है और अवतल दर्पण का ध्रुव यहाँ पर है। अगली परिभाषा है मुख्य अक्ष।
दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है, या जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं। तो ये वाली सीधी जो रेखा है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो ये पूरी रेखा है, इसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। इसकी मुख्य अक्ष कौन सी है? ये यहाँ ध्रुव से लेकर केंद्र से होते हुए जो पूरी लाइन है, ये कहलाएगी मुख्य अक्ष। अगली परिभाषा है मुख्य फोकस। तो गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। यदि मैं आपको समझाऊं अवतल दर्पण से, तो माना कि ये प्रकाश की किरण है, ठीक है, और ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। इधर से ऐसे हम एरो से दिखाएंगे तो ये इसकी आपतित किरण हो गई, और परावर्तन के पश्चात ये जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, इसे हम मुख्य फोकस कहते हैं, और इसे हम कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच एक संबंध होता है। फोकस दूरी हमेशा त्रिज्या के हाफ होती है, यानी F = R/2। आप यहाँ पे देख रहे हैं, C बिंदु से P बिंदु तक R हो गया, और R का सीधा आधा जो है वो F होता है, यानी कि R = 2F। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगनी होती है। अगला टॉपिक है कि जो अवतल और उत्तल दर्पण हैं, ये दैनिक जीवन में हम इनका प्रयोग कैसे करते हैं, और ये एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है। तो पहला हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। तो जेंट्स लोग यानी पुरुष लोग अपनी शेविंग के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए, और लेडीज़ जो है वो अपने मेकअप के लिए इस प्रकार के अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ताकि उनको अपना चेहरा जो है वो बड़ा दिखाई दे। अगला है उत्तल दर्पण के उपयोग। तो बाजारों या गलियों में लगे स्ट्रीट लाइट का प्रकाश उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर फैलता है, जिससे कि बड़े क्षेत्र में प्रकाश उत्पन्न होता है। और ट्रकों, बसों और मोटरसाइकिल में जो ड्राइवर के सामने शीशा होता है, उसमें भी उत्तल दर्पण लगा होता है, जिससे कि ड्राइवर को जो पीछे वाला, जो उसके पीछे क्षेत्रफल है सड़क का या जिस गली में वो चल रहा है, उसमें ज़्यादा अधिक क्षेत्रफल दिखाई दे, और वस्तु जो है वो वस्तु या पीछे आने वाला जो भी ट्रैफिक है उसे वो साफ साफ दिखाई दे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं।